नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। पूरे देश की नज़र उत्तर प्रदेश चुनाव पे है। हर पार्टी के नेता दलित पिछड़ों के वोट में सेंध लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे दलित नेता भी हैं जो अपनी अपनी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। वो दलित नेता उनको मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हर दलित के जाति का अलग नेता है जो मास रूप से जिसके लिए दलित के हर वर्ग का सहमति हो, ऐसा कोई नेता मुझे दिख नहीं रहा है। आज एक नया उभरता हुआ चेहरा है जो चंद्रशेखर रावण है, उनको सब लोग लाइक करता है, तो मैं बात करता हूँ उसी पे। पिछले कई सालों से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। जब से ये भाजपा सरकार बनी तब से देश में कहीं पर भी दलितों पर कुछ हुआ, अत्याचार हुआ, तो उसमें आवाज़ उठाने वाले में बहुत कम लोग हैं जो आवाज़ उठाया हो। हर नेता को तो मैं देखा ही नहीं आवाज़ उठाते हुए, और जो कम से कम सो कॉल्ड दलित लीडर थे तो उनको तो देखा नहीं। वो सत्ता में बैठे हुए थे। कुछ लोग इस दुनिया से चले भी गए, भाजपा में रहते हुए मंत्री बने हुए थे, बिहार से रिप्रेजेंट करते थे। उत्तर प्रदेश के भी दलित लीडर को देखा कि वो चुप बैठे रहे। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा हाथरस का, जिसमें वो बच्ची को जला दिया था रात को चुपके से अंधेरे में पेट्रोल डाल के। उसमें जब लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया तो चंद्रशेखर आज़ाद भी गए वहाँ, किसी तरह से अरेस्ट भी हुए, विद्रोह किया। राहुल गांधी को पुलिस ने इंसल्ट किया, धक्के दिए। प्रियंका जी को इंसल्ट करने की कोशिश की गई, उनको नहीं जाने दिया जा रहा था, वो भी गए। मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर? और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। वो सबको पता है सर, बताइए, हम समझा देंगे, बताइए, हमसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए, उनको हम बता देंगे। हम सभी अभी 188 में आपको क्या है? और इनको तो लाठी ही खाना पड़ा। जयंत चौधरी को, एक्स प्राइम मिनिस्टर के पोते को लाठियां खाना पड़ा। आप सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ के सत्ते में बैठे हुए जो मुख्यमंत्री थे उनको लगता था कि ये लोग जाएंगे तो मेरा पोल खुल जाएगा। तब तक सीबीआई जांच की इंक्वायरी नहीं बैठी थी और वो कह रहे थे कि नहीं, कोई हुआ नहीं है तो सब कुछ ठीक हुआ है। तो अपने जाति के लोगों को बचाने के लिए दलित पे अत्याचार हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ख़त्म करो केस को। तो जयंत चौधरी के साथ इतना अत्याचार हुआ, आपने देखा। इनको चंद्रशेखर को जाने नहीं दिया जा रहा था, ये भी गए अपने लाव लश्कर के साथ मिले, और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी जाकर मिला। हाथरस में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबके दिल को चोट दी है। हाथरस में मानवता शर्मसार हुई है। इनमें एक आदमी के खिलाफ बड़ी लोगों से जोर शोर से गुस्सा फैला था। आगरा में मायावती जी के खिलाफ पुतला फूका गया था क्योंकि वो साइलेंट थे। वो कहाँ थे, क्यों नहीं बोले, क्या हुआ, वो कुछ पता नहीं, उन्होंने बोला ही नहीं कुछ, जिस पर वो पुतला फूका गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दलित की हितैषी सबको दलितों का वोट चाहिए, लेकिन दलित के लिए आवाज़ कौन उठा रहा है वो देखना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद का जो रावण है उसका शुरू से ही लगा हुआ है, काफ़ी एक्टिव है। चाहे CA NRC वाला हो, उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई और कई जगहों बेचारे ने गिरफ्तारी किया, उनका डिटेंशन हुआ है, उनको लाठियाँ खानी पड़ी है। तो वो थोड़ा है और पर्सनालिटी भी है, और जो युवा है ना उनको अपना हीरो समझता है। दलित युवा है देश के, और दूसरे वर्ग भी लगता है कि हाँ कुछ है, तो आइकन है। और वो एक्चुअल में अभी उनका कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ बाद में निकला है, अलग बात है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो उनको भी पता है कि मैं अकेले नहीं बन सकता, सबके सहयोग से बनेगा। अभी फिलहाल जो उनका टारगेट मैं देख रहा हूँ, चाहे बातचीत से, पास्ट में भी और अभी भी, सब कुछ होने के बाद, गठबंधन नहीं होने के बाद, उनका एक ही टारगेट है कि हम भाजपा को किसी तरह से हटाएं। क्योंकि भाजपा ने सबसे बड़ी गलती क्या करी है, भाजपा ने कि सारे कंपनियों को बेच दिया, जो प्राइवेट कर दिया, जिसमें नौकरियां खत्म कर दी। जो इनडायरेक्ट रूप से सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया दलितों का। पिछड़ों का क्या फर्क पड़ता है, पिछड़ों का तो OBC का है, क्रीमी लेयर है, और क्रीमी लेयर में उसमें किसी को फायदा बहुत कम लोगों को होता है, तो आरक्षण के पीछे पिछड़े वर्ग बहुत कम भाग रहे हैं। लेकिन SC ST का सबसे बड़ा नुकसान किया गया, क्योंकि न उनके पढ़ने के लिए स्कूल है ढंग का, न शिक्षा, न समान शिक्षा। तो वो चंद्रशेखर आज़ाद इस पर थोड़ा अमल करता है। चंद्रशेखर आज़ाद का ये निर्णय बहुत ही साहसिक है कि वो गोरखपुर से लड़ने जा रहे हैं और जोगी को
हराने की कोशिश करेंगे। गोरखपुर में दलितों की सबसे ज़्यादा संख्या है, आपको पता ही है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इससे पहले सपा ने हरा चुका है। और जैसे ही चंद्रशेखर वहाँ खड़े होंगे, मुझे लग रहा है कि सपा अपना कैंडिडेट नहीं देगा, तो उस कंडीशन में वो शास्त्री जी रह जाएंगे मेरे ख्याल से, जो प्रियंका ने अनाउंस किया है, तो वो रह जाएंगे तो रह जाएंगे। उसमें जीत होगी चंद्रशेखर आज़ाद की, 100% मैं श्योर हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद की जीत होगी, जोगी हारेंगे वहाँ से। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्रशेखर के पीछे अभी वहाँ यूपी की जो दलित है वो है, कुछ परसेंटेज जो कह सकते हैं दलित का, वो आधा से ज़्यादा परसेंटेज जो है, जितने भी दलित की संख्या वो है। उनके जाति के अलावा भी जो युवा वर्ग है वो उनके साथ है। मुस्लिमों का हितैषी उत्तर प्रदेश में कौन है, मैं ये जानने के लिए कोशिश किया लोगों से, सब कुछ पर देखा कि सब कौन है, तो मुस्लिम कांग्रेस के साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से छिटक गए थे मुस्लिम, इसलिए कांग्रेस को प्रॉब्लम हुई थी, और कांग्रेस में कुछ खास लोगों की एंट्री रह गई थी, जातिवादी लोगों का रह गया था। सबको पता है कि कुछ खास वर्ग थे, जिसमें से पिछड़े भी, दलित के साथ साथ पिछड़े सब निकल गए, दलित पिछड़े और मुस्लिम भी निकल गए थे। वो धीरे धीरे विश्वास लालू के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर जम रहा है। वो 2024 के लिए जो भी बंगाल है, बिहार है, यूपी है, उसमें रीजनल पार्टियों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कांग्रेस चाह के भी इनको खत्म नहीं कर सकती रीजनल पार्टियों को। उसमें लोगों का भरोसा है, उनका अपना वोट कैडर है। आप उसमें कुछ परसेंटेज ले सकते हैं, उनको डिफीट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। उसके लिए आप फिर वही होगा कि 85% जनता, मतलब सब लोग, अगर खत्म करना है अखिलेश यादव को, तो यादव को अकेले छोड़ दो, सब इकट्ठे हो जाओ तो खत्म हो जाएगा। वही बिहार में लालू यादव को पूरा बिल्कुल छोड़ दो, सब इकट्ठे हो जाओ तो हो जाएगा। तो कौन छोड़ेगा उनको? कोई छोड़ेगा नहीं। लालू यादव ने ऐसा समीकरण बनाया है, लोगों को सुख दुख में हर जाति के लोगों को मिला के, और दलितों के साथ कंधा से कंधा मिला के रहा, और मुस्लिमों के खिलाफ भी। अडवाणी को पकड़ के उठा के जेल में डालने वाला कौन था? लालू यादव। मुस्लिमों के लिए जब वो बाबरी मस्जिद तोड़ा जा रहा था तो किसने गोलियां चलवाई थी? राम मंदिर के कार से के ऊपर, यही जो तथाकथित हिंदुवादियों को गोलियों से भुनवा दिया गया था। बाबरी मस्जिद तोड़ने नहीं दिया था। टूटा भी तो किसके कार्यकाल में तोड़ा? भाजपा के मुख्यमंत्री, तभी टूटा। तो ये सब है जिसके कारण मुस्लिम अभी भी उनके साथ जुटा हुआ है, समाजवादी पार्टी के साथ। कुछ जो हैदराबाद वाले निजाम साहब आए हैं लड़ने के लिए, तो कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार बना लेंगे, जब तक पावर में नहीं रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो पावर में क्या बंगाल में उनकी सरकार है? नहीं है ना, ममता की सरकार है। राजस्थान में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? जहां पर भी छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? वहां पे कहां मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है? क्योंकि वो उन कांग्रेस की सरकार है, वो अत्याचार होने नहीं दे रहे हैं। और महाराष्ट्र वाला भी जो मिली जुली सरकार है, सब लोग जानते हैं कि मुस्लिम को हम कैसे नाराज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मुस्लिम मुख्यमंत्री हो, हम नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, जब संख्या बल है तो होना चाहिए। लेकिन अगर आपका सियासी सरकार है तो जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री ही हो तभी आपकी रक्षा होगा। बिल पावर चाहिए। भाजपा, इतना तो सच है कि भाजपा आपका हितैषी नहीं है। और आपने देखा कैसे ये जितने भी आश्रम वाले हल्ला करते रहे और उसमें किसी ने एक शब्द नहीं बोला, भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं, और खुश होते हैं। जो गोडसे को जिंदाबाद लगाते हैं उनको क्या कहोगे? और केजरीवाल भी कुछ नहीं बोले। आज अगर केजरीवाल से कोई पूछे कि तुम एक बार पब्लिक में प्लेटफॉर्म के ऊपर से आवाज लगा के दिखाओ गोडसे मुर्दाबाद और आरएसएस मुर्दाबाद लगा के दिखाए, नहीं लगाएगा, क्योंकि वहीं से है, उसी शाखा से है। आरएसएस के मानने वाले, उसके सबसे ज्यादा कैडर आरएसएस के लोग हैं उसके साथ, तो नहीं लगाएगा, क्योंकि वो पेरेंट कैडर है, कैसे लगाएगा? नहीं लगाएगा। तो उसी तरह से एआईएमएम अगर वहां पर यूपी में कुछ वोट प्रतिशत काट के 4-5 सीट ले आएंगे, लेकिन अगर 100 सीट पे भी लड़ता है तो 100 सीट पे बाकियों को डैमेज करेगा। इस पे बहुत ही खूबसूरत बात कहा है अब्दुल्ला आजम, जो है आजम खान के बेटे ने, अभी जेल से छूट के, उन्होंने कहा कि ये इससे नुकसान होगा, अपने कम्युनिटी का नुकसान कराएंगे आप। कि हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे जाने अनजाने तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे, क्योंकि 100 सीटों से सरकार तो नहीं बन सकती, पर आप लेकिन हाँ 100 सीटों पे लड़ने से सरकार बनते बनते रुक जरूर सकती है। अपने लोगों का नुकसान कराएंगे। इतने साल से अत्याचार हो रहा है, तब तो कोई देखने नहीं आ रहा है, कोई बचाने नहीं आ रहा है। अगर कोई खड़ा होता है तो यही लोग होते हैं, जैसे सपा हो गए, आरजेडी हो गए, कांग्रेस हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गया, यही तो कंधे से कंधे मिला के आवाज लगाता है। और एक हंसराज मीना को मैं देखता हूँ, ट्राइबल आर्मी वाले, वो भाई साहब ट्विटर पे लिखते रहते हैं,
और उनके साथ बहुत सारे लोग जो हम जैसे लोग हैं वो लिखते हैं, वो ट्विटर तक सीमित है और यूट्यूब तक। तो मुस्लिमों का जो सच्चा हितैषी वही होगा जो सबको साथ लेके चलता है। तो आज के दिन में सपा का देख रहा हूं कि वो है मजबूत पार्टी है यूपी में, अगर अपनी वोट बांटेंगे तो हार जाएंगे। अब्दुल्ला का ही कहना था कि वोट बांटना नहीं होगा किसी एक जगह, उनका इशारा यही था कि सपा की तरफ वोट करना है, और मैं भी उसी फेवर में हूँ। देखिए भाजपा को हटाना है तो जो मैं मतलब न्यूट्रल क्या बोलूँ, मैं न्यूट्रल तो कहूँगा नहीं, हाँ मैं भाजपा के खिलाफ हूँ, उसकी नीति के खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता कि देश में हंगामा हो और देश मेरा बर्बाद हो, देश तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हूँ मैं। तो उस परिस्थिति में अगर एक्चुअल में हितैषी देखा जाए तो यही है। उसमें कई मुस्लिम लड़के जो है ट्विटर पे कहते हैं अरे आजम खान जेल में था तो अखिलेश ने कुछ नहीं किया। तो आजम खान जेल में थे तो अखिलेश ने कुछ नहीं किया, तो देश की कौन आदमी बोल रहा था? किसी की हिम्मत तो थी नहीं आवाज़ लगाने की। आज सब लोग आवाज़ लगा रहे हैं भाजपा के खिलाफ, उससे पहले किसी की हिम्मत तो थी नहीं, किसी ने तो आवाज़ लगाया नहीं, बहुत कम लोग लगाए। जो उनको पेगासस से डर नहीं लगता था उसमें राहुल गांधी थे और चंद्रशेखर आजाद थे, यही सब थे ना कुछ लोग। अखिलेश भी बीच बीच में बोलते रहे, बाकी तो मायावती जी तो मुंह नहीं खोली। जो भी लोग थे, लालू यादव हॉस्पिटल में रहते हुए भी, एम्स में रहते हुए वहाँ से भी आवाज़ लगाते रहे। तो वो लोग जो डरते नहीं है वो आवाज़ लगाते हैं। ममता बनर्जी खुल के लड़ी, लेकिन अब फिर ईडी वाले कांड हो गए अभिषेक बनर्जी के साथ, तो उसके बाद उनका भी बोलती बंद है, अभी वो शांत हो गए। तो जहाँ भी डर होता है जेल जाने का वो लोग शांत हो जाते हैं, उसमें कोई आवाज़ नहीं लगाता है। अगर किसान आंदोलन नहीं हुआ होता और किसानों की जीत नहीं होती तो कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। उसके बाद लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं और लोग आगे आए हैं। आज के दिन में मैं यही कहूँगा कि जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, अगर उसको चुनाव जीतना है यूपी में तो मिलकर लड़ना चाहिए। भाजपा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाजपा की जो 25 से 27% वोट है, आपके वोटों में 10 से 15%, 10% वोट उसको चाहिए और सेंध लगाना है कहीं से भी। वो हर पार्टियों से छोटा छोटा हर जातियों से लगाएगा सेंध और आपको तोड़ फोड़ करेगा। आपके जितने भी वोटर है उसमें तोड़ फोड़ करेगा, आपको एकजुट होने नहीं देगा। जैसे आ ही गए हैदराबाद वाले भाई साहब आ गए, वो तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उधर दलित वोटों में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। तो इस तरह से नुकसान होगा। मैं यही देख रहा था कि ट्विटर पे क्या चल रहा है, तो मैंने कहा बताना जरूरी है कि यूपी का एक्चुअल में हितैषी कौन है, कौन चाहता है कि भला हो दलितों का और मुस्लिमों का और पिछड़ों का। दुश्मनी सवर्णों से भी नहीं है किसी की, क्योंकि मैक्सिमम कुछ सवर्ण आपके साथ भी तो है ना। जो अभी आवाज़ लगा रहा है, वीडियो बना रहा है, कौन है? ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ है और आपके लिए आवाज़ उठा रहा है। तो उनको भाजपा की नीति से, जो आरएसएस की नीति से नहीं चाहता कि उसका नीति ठीक नहीं है, वो जो चाहता है देश में सद्भावना बढ़े रहे और देश आगे बढ़े, वो लोग भाजपा के साथ में नहीं है। लेकिन हम उनकी संख्या बहुत कम है। तो इस तरह से आप सबको एकजुट होकर अगर आप नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा विपक्षी पार्टियों से कि आपसी तालमेल बनाए और मिलकर लड़े। आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, अभी भी समय है। कुछ ऐसा समीकरण बनाए जिससे मिलकर लड़े, कम से कम यूपी में। और ये बहुत जरूरी है देश की जनता को जिताने के लिए, यूपी की जनता को जिताने के लिए। और यूपी की जनता अगर आप जीत चाहते हैं तो एकजुट होकर लड़े और आगे बढ़े, तभी आप भाजपा को अलग कर पाएंगे, भाजपा को हरा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।